हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी सी टेट 7 जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है फ्रेंड्स, वो हिंदी पेडागोजी की है, जिसे हिंदी में हम लोग हिंदी शिक्षण भी बोलते हैं। ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी बेस पर होंगे। ठीक है, पेडागोजिकल क्वेश्चंस होंगे। और जो हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग अपना 15 में आउट ऑफ 15 अपना ला सके। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर लीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए। यानी कि आपके दोस्त जहां पर भी आपसे संबंधित हैं, ऐड हैं, जुड़े हुए हैं, वहां पर उनको शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और बेसिकली आप सभी लोग फ्रेंड्स अपने हिंदी में 15 आउट ऑफ ला सके। ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी का कि रीमा ने 1 मिनट, ठीक है। रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। ठीक है, यानी कि रीमा कोई लड़की है जिसने सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसने अपने विद्यार्थियों से कहा, ठीक है, यानी कि कहानी सुनाने के बाद जो रीमा है उसने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। ठीक है, यानी कि आप कल्पना करें कि आप सांप हैं, तो आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। यदि फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए कि यदि आप कोई सांप हैं, ठीक है, स्नेक हैं, तो आपके साथ क्या होगा। आगे है कि इस गतिविधि के माध्यम से रीमा विद्यार्थियों को क्या करवाना चाह रही है। पहला ऑप्शन है आपका व्याकरण की बेहतर समझ, सेकेंड ऑप्शन है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, थर्ड ऑप्शन है आपका भाषा की बेहतर समझ, और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन बहुसर्जक पाठक। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर टीचर ने भी कहा था, ठीक है, कि आप कल्पना करें कि आप सांप हैं तो आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे होंगे, यानी कि जो उनके विद्यार्थी होंगे, वो कल्पनाशील होंगे और रचनात्मक होंगे, यानी कि क्रिएटिविटी होंगे, यानी कि क्रिएटिव होंगे। वो सोचेंगे कि यदि हम सांप हैं तो हमारे साथ आगे क्या हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि यानी कि इस गतिविधि के माध्यम से वह अपने विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण करती है। ओके। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। ठीक है, यानी कि एक सृष्टि है, इस छात्रा है, यानी कि स्टूडेंट है, ठीक है, छात्रा है सृष्टि, वो कक्षा में एक विद्यार्थी से अपने मित्र से, ठीक है, अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उस मित्र के उसके प्रश्न का उत्तर देती है। तो जो सृष्टि है फ्रेंड्स, वो किस युक्ति का प्रयोग कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रश्न करना, यानी कि वो प्रश्न पूछ रही है, या फिर साक्षात्कार कर रही है, ठीक है, इंटरव्यू, या फिर वो भूमिका निर्वाह कर रही है, या फिर वो चर्चा कर रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वो साक्षात्कार कर रही है। ठीक है, यानी कि जो सृष्टि है वो एक विद्यार्थी से यानी कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, वो अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उस मित्र से, यानी कि जो मित्र है, ठीक है, उसके प्रश्न का उत्तर देती है। ओके। तो यहाँ पर वो इंटरव्यूअर हो जाएगा, यानी कि साक्षात्कार कर रही है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड, जो साक्षात्कार होता है ये अध्ययन की एक प्रविधि होती है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो साक्षात्कार होता है फ्रेंड्स, वो मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि जो सृष्टि है, ठीक है, वो विद्यार्थियों से अपने, यानी कि अपने मित्रों से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उस मित्र, यानी कि जो उसकी मित्र होती है, उसके प्रश्न का उत्तर देती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हिंदी के क्वेश्चन कराइए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कितना पोल दे सकती थी, ठीक है, इसलिए मैं क्लास सबको करा रही हूँ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है। सेकेंड है शिक्षार्थी करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं।
और थर्ड ऑप्शन है कि पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट आपका फोर्थ है कि श्रवण कौशल दूसरों कौशल से पहले होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? सबसे पहला देखिए जो आपका दिया था कि लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड सा कि जो शिक्षार्थी है वो करते समय, ठीक है, यानी कि कार्य करते समय वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट था। और थर्ड आपका था कि पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपके समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत में, ठीक है। और लास्ट है आपका फोर्थ कि श्रवण कौशल दूसरों कौशलों से पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो सुनने का कौशल होता है, ठीक है, वो दूसरे कौशलों की अपेक्षा पहले होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए इन सभी में से जो पठन बोध होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है, जबकि दिए गए यानी कि जितने भी अन्य आपके 3 विकल्प दिए गए हैं ये आपके समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के सिद्धांत है। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। फिर से देखिए आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यदि आप भाषा की क्लास में हैं तो कौन सा एग्जाम्पल प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका भोजनालय की भोजन तालिका यानी कि मेन्यू कार्ड, सेकंड है गीत के बोल, थर्ड है आपका नौकरी हेतु विज्ञापन और लास्ट आपका फोर्थ है अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, तो देखिए फ्रेंड जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है, ये आपकी प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। बाकी भोजनालय की भोजन तालिका यानी कि मेन्यू कार्ड भी आपके प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण है, ठीक है। गीत के बोल जो होते हैं ये भी आपके प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण होता है और नौकरी हेतु जो भी आपके विज्ञापन दिए जाते हैं ये भी आपके प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन देखिए जो भाषा की कक्षा में फ्रेंड्स अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है, इसका उदाहरण जो होता है वो प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बाकी अन्य तीनों विकल्प आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए जो नहीं होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि मनु भाषा की नई नई अध्यापिका है, ठीक है, यानी कि जो मनु है वो भाषा की नई नई अध्यापिका है, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। यानी कि मनु है, ठीक है, ये आपके टीचर हैं, ओके, ये भाषा की नई अध्यापिका है, तो इनको किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्य पत्रकों यानी कि वर्कशीट के अभ्यास पर, सेकंड है विद्यार्थियों को ठीक है, विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, तो देखिए अवसर भी बिल्कुल देना चाहिए और जो वर्कशीट का अभ्यास है इस पर भी ध्यान देना चाहिए इसको, ठीक है। थर्ड क्या था कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर, जहां पर अवसर देगा ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर बनता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव आप सभी लोग वर्ड जानते होंगे, ठीक है। तो जहां पर अवसर देना आता है बच्चों को वो आपका पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को शब्द संपदा यानी कि कंठस्थ यानी कि याद करने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमने जहां पर भी आपको बताया है रट्टाफिकेशन यानी कि कंठस्थ करना, ये आपका जो ऑप्शन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो जो अध्यापिका है उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के रट्टाफिकेशन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपका देखिए जो डी ऑप्शन है वही गलत है, ठीक है। तो जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष यानी कि निर्देश विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि किस बात पर निर्भर करती है। फर्स्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ना, ठीक है। तो देखिए जो प्रत्यक्ष विधि होता है फ्रेंड्स ये आपका सुनिश्चित तरीके से जो व्याकरण पढ़ना है ये आपका तो बिल्कुल नहीं होगा। निगमनात्मक तरीके से व्याकरण, देखिए जो व्याकरण होता है फ्रेंड्स वो आगमनात्मक तरीके से होता है, ठीक है, यानी कि आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ना ही सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। और डी है व्याकरण नहीं पढ़ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ना होता है ये आपके प्रत्यक्ष विधि पर यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि होती है वो आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ने पर निर्भर करती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है। ठीक है, यानी कि भाषा अधिगम में जो चुनौतीपूर्ण जो अवधि होती है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका कि वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है। सेकंड है बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं। थर्ड है कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति। और लास्ट आपका फोर्थ है भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि। तो देखिए जो बात कही गई है कि भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपको ठीक है, जब आपको भाषा अधिगम की बात की जा रही हो, ठीक है, जिसमें आपकी चुनौतीपूर्ण जो अवधि होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है। सबसे पहला जो आपका दिया था फ्रेंड्स कि वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा सीखती है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं, तो ये आपका फ्रेंड्स भाषा अधिगम की जो चुनौतीपूर्ण अवधि होती है ये हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड और फोर्थ को भी समझ लेते हैं। थर्ड में क्या दिया था कि भाषा में परीक्षाओं की आवृत्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉरी, कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति। फोर्थ है कि भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती हैं, तो इस अवधि में भाषा अधिगम चुनौतीपूर्ण होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग की योग्यता हासिल करना। ठीक है, सेकंड है संदर्भ से शब्दों का अर्थ समझना। और लास्ट है आपका कि शब्दकोश का प्रयोग, सॉरी थर्ड था शब्दकोश का प्रयोग। और लास्ट आपका फोर्थ है कि शब्द अर्थ कंठस्थ यानी कि याद करना। तो देखिए जब यहाँ पर कंठस्थ रट्टाफिकेशन आ गया तो यही आपका निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया बाकी सब संदर्भ में है, तो संदर्भ वर्ड जहाँ पर भी आता है ये आपका पॉजिटिव वर्ड बनता है। बट कभी कभी ऐसा यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर संदर्भ वर्ड होते हैं जो कि निगेटिव होते हैं। ठीक है, नहीं तो आपका 99% जहाँ पर संदर्भ वर्ड आता है वो आपके पॉजिटिव वेस में होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है गलत, यानी कि नॉट वाले। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। ठीक है, यानी कि जो रीमा है वो एक टीचर है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि फिर से समझिएगा एक बार कि जो रीमा है फ्रेंड्स वो अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है और कहानी सुनने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। ठीक है, तो आप बताइए कि इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है। पहला ऑप्शन है आपका कि व्याकरण की बेहतर समझ। ठीक है, तो यहाँ पर व्याकरण की बात तो हो नहीं रही है। ठीक है, कि व्याकरण की बेहतर समझ, यहाँ पर आपको एक स्टोरी सुनाई गई है। ठीक है, अब जो विद्यार्थी है वो उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा है, यानी कि जो टीचर है उसको लास्ट में जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उसको यानी कि उसका अंत बदलने के लिए कहा है। तो यहाँ पर व्याकरण की बेहतर समझ का तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, सेकंड है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। ओके, थर्ड है आपका कि लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ। तो यहाँ पर लिखने की बात कही नहीं गई है। ठीक है, कहानी का अंत बदलने के लिए कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन है आपका निपुण पाठक। तो निपुण पाठक में भी इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कहानी का अंत बदलने के लिए कहा गया है। यानी कि जो रीमा है वो अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है और कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत को, यानी कि अंत जो होता है यानी कि जो कहानी का लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, उसको बदलने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बच्चा कल्पनाशील होगा और क्रिएटिव होगा, यानी कि रचनात्मकता का पोषण करेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा कि रीमा अपने विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण करना चाह रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखे। ठीक है, यानी कि सुजाति जो है फ्रेंड्स वो आपकी टीचर हैं। ठीक है,
और वो अपने विद्यार्थियों यानी कि अपने स्टूडेंट से शब्दों की सही वर्तनी लिखने के लिए वो कहती हैं, ठीक है। यानी कि वो चाहती हैं कि जो उनके स्टूडेंट है वो शब्दों की सही वर्तनी लिखें। तो उसे अपने विद्यार्थियों को कैसे मदद करनी चाहिए, यानी कि सुजाति जो है वो अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से मदद करें। पहला ऑप्शन है शब्दों का सही उच्चारण करके, ठीक है। सेकंड है शब्दों का सही पठन, थर्ड है साफ साफ लिखना, और लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है सही लिखना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आप यानी कि जो सुजाती हैं वो चाहती हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो शब्दों को सही वर्तनी में लिखें, ठीक है। तो सबसे जरूरी होता है कि शब्दों का सही उच्चारण। यदि आप शब्दों का सही उच्चारण करती हैं तो जो आपके स्टूडेंट है वो सही वर्तनी में शब्द लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अंशु, ठीक है, अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है। अंशु देखिए एक टीचर है, ये कक्षा 8 में पढ़ाती हैं और अपने विद्यार्थियों के, ठीक है, और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है। यानी कि जो अंशु है वो कक्षा 8 की टीचर है, ठीक है, वो कक्षा 8 में पढ़ाती हैं और अपने विद्यार्थियों के जो शब्द भंडार है यानी कि बच्चों का जो शब्द भंडार है उस पर वृद्धि करना चाहती हैं। तो शब्द भंडार में जो वृद्धि है उसका सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या होगा या फिर क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है पठन, सेकंड है आपका लेखन, थर्ड है आपका वाचन और लास्ट आपका फोर्थ है श्रवण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो यानी आप किसी का भी, ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि पठन, ठीक है। पठन के द्वारा ही जो बच्चों के शब्द भंडार होते हैं फ्रेंड्स, आप उसमें वृद्धि कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं, ठीक है। यानी कि गीता की कक्षा के अधिकतर जो बच्चे हैं वो अप्रवासी हैं, वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है और अंग्रेजी में निर्देश देती है, ठीक है। यानी कि जो गीता है फ्रेंड्स, वो कक्षा के अधिकतर बच्चे जो अप्रवासी हैं, ठीक है, उनको पहली बार अंग्रेजी यानी कि वे जो बच्चे हैं, ठीक है, वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो जो गीता है वो उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात है। यहाँ पर घर की भाषा से आप यदि जोड़ते हुए बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं तो जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जल्दी कैच करता है या फिर जल्दी सीखता है, ठीक है। तो वो घर की भाषा का प्रयोग करके करती हैं और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में निर्देश देती हैं। तो जो गीता है फ्रेंड्स, वो अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही हैं? द्विभाषावाद का, राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का या फिर क्षेत्रीयवाद का? ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर जो गीता है वो अपनी कक्षा में द्विभाषावाद का संवर्धन कर रही हैं, ठीक है। यानी कि उनके घर के जो भी भाषा है उसको जोड़ते हुए, ठीक है, उसको लेकर के उसी के अनुसार वो अंग्रेजी भाषा सिखा रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विभाषावाद। ओके, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है। पहला है अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम, सेकंड है विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं, थर्ड ऑप्शन है कि भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते, और लास्ट है आपका फोर्थ कि भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, वो आपका भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते, यही आपका बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखिए यदि आप किसी भी विशेषता यानी कि भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो पहला आपका तो बिल्कुल सही है कि अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम होने चाहिए, विभिन्न कार्यों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ भी सही था कि भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं, लेकिन भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं, ये कहना आपका बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, ध्यान दिया जाता है। ओके, तो जो गलत होगा फ्रेंड्स वही हमारा सही होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नोट वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यानी कि जो शब्द भंडार होते हैं वो द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हमसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे ना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन है कि भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी आपकी व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता होती है, इसमें जो भाषा की सटीकता होती है इस पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है वो शब्दों का अधिगम है, यह व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है व्याकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत होगा फ्रेंड्स वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि नॉट वाला, वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सॉरी करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के हम लोग अपने हिंदी पेडागोजी के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन है कि मिनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपने पठन सामग्री का सारांश जान ले, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो मिनी है वो टीचर है, ठीक है, हिंदी की, ठीक है, हिंदी भाषा की। तो उनके जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो अपनी पठन सामग्री का यानी कि जो मिनी है, 1 मिनट, जो मिनी है वो चाहती हैं कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पठन सामग्री का सारांश जान ले, ठीक है, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नॉट वाले क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र के आलेख का, ठीक है। सेकंड है आपका कि पत्रिका के आलेख। थर्ड है आपका शोध आलेख। और लास्ट है आपका फोर्थ शब्द कोश, ठीक है। तो देखिए जो मिनी है, ठीक है, वो चाहती हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने पठन सामग्री का सारांश जान ले कि उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना। तो देखिए समाचार पत्र के आलेख, ठीक है, इसका भी वो प्रयोग कर सकती हैं, पत्रिका के आलेख का और शोध लेख का भी, ठीक है। लेकिन जो शब्दकोश है, ठीक है, यानी कि जो शब्दकोश है फ्रेंड्स, ये आपके पठन सामग्री का प्रयोग जो है, ठीक है, इसको नहीं कर सकती हैं, शब्दकोश को, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जो मिनी है फ्रेंड्स वो चाहती हैं कि जो विद्यार्थी हैं, देखिए, वो अपने पठन सामग्री का सारांश जान ले, ठीक है। उसे देखिए आपके जो कई चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इन सभी संदर्भ में जो शब्दकोश है फ्रेंड्स वो पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो शब्दकोश पठन सामग्री है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वही हमारा सही होगा, यानी कि जो नॉट है वही वाले हमारे करेक्ट होंगे, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत था, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को आज के हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जो भी आपके क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये आपके 29 जनवरी 2023 के ऑनलाइन शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए, चैनल है आपका लर्न विद हेल्पना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।